वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हिंदी का अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, कौन सा, हिंदी का सर्वप्रथम कवि कौन है। तो आपने देखा ही होगा प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलता है, क्योंकि ये साधारण सा प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न देखने को अवश्य मिलता ही है। इसलिए आपने इस टॉपिक को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ से आपको एक या दो प्रश्न अवश्य परीक्षा में देखने को मिलते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा प्रैक्टिस सेट और टीजीटी, पीजीटी, एलटी, टेट और एलटी कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। जितने भी कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं सभी उत्कृष्ट श्रेणी के हैं और आपको ये परीक्षा में अवश्य लाभ प्रदान करेंगे। अगर इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पर आपने अवश्य संपर्क करना है। नंबर क्या है? 8219312129। यहाँ पर व्हाट्सएप के लिए आपको आपकी सारी डिटेल प्रदान कर दी जाएगी जो आपकी भी क्वेरी होगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। पहले आपको बता देता हूँ कि जो हिंदी का सर्वप्रथम कवि है, इसके लिए प्रत्येक विद्वान के द्वारा अपने मत प्रस्तुत किए गए हैं। बहुत ही कम विद्वान हैं जो किसी एक मत पर संतुष्ट हैं। तो कोई बात नहीं, देखते हैं किस विद्वान के द्वारा क्या क्या मत प्रस्तुत किए गए हैं। तो जो पहले हैं राहुल सांकृत्यायन। जो राहुल सांकृत्यायन है, इनके द्वारा जो हिंदी का प्रथम कवि माना गया है तो वो माना गया है सरहप्पा को। और सरहप्पा का समय क्या है? 769। याद रखना आपने, 769 इनका समय है। और किसने माना है सरहप्पा को सर्वप्रथम कवि? पहले तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा माना गया था, परंतु अंत में अब सभी विद्वान इस ओर रुख कर रहे हैं कि पहले कवि सरहप्पा ही हैं। तो इसको भी ध्यान रखना आपने, आगे हम इसे डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसको जब भी आप चाहें पढ़ सकते हो। ये हमारा ब्लॉग है, वहाँ पर जाकर आप इसे रीड कर सकते हो। आपको भविष्य के लिए यहाँ पर सुविधा मिलती रहेगी इसे रीड करने की। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न तो क्या लें, तथ्य देख लेते हैं। जो शिवसिंह सेंगर है ये किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं पुष्प या पुंड नामक कवि को हिंदी का सर्वप्रथम कवि, और इसका समय क्या माना है इन्होंने? 10वीं शताब्दी। फिर जो गणपति चंद्रगुप्त हैं, इन्होंने किसे माना है? तो इन्होंने माना है शालिभद्र सूरी को हिंदी का सर्वप्रथम कवि, और इसका समय क्या माना है? 1184 ईस्वी। आपने जो किसने माना है और कौन है और इनका समय क्या है, इन तीनों ही तथ्य को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है ना, ऐसे नहीं रखना कि सिर्फ कवि को याद रखना है कि कौन सा कवि सर्वप्रथम है। आपने उनका समय भी याद रखना है और वे किस संप्रदाय से संबंधित थे और किसने इन्हें सर्वप्रथम कवि माना है, इसका भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे है राम कुमार वर्मा। तो जो राम कुमार वर्मा है, इन्होंने माना है स्वयंभू को, और इनका समय क्या है? 693 ईस्वी। ठीक है, स्वयंभू को ये सर्वप्रथम कवि मानते हैं। आगे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं अब्दुल रहमान को, और ये 13वीं शताब्दी के हैं। आगे है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने किसे माना है? बच्चन सिंह ने माना है विद्यापति को, और इनका समय क्या था? 15वीं शताब्दी। फिर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है राजा मुंज को, और इनका समय है 993 ईस्वी। इसी प्रकार जो रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा मुंज व भोज को हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना है, और इनका समय क्या है? 993 ईस्वी। इसका भी ध्यान रखना है। जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, बाकी तो आपने सभी देख लेने हैं, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपको पहले बता देता हूँ। एक देखिए यहाँ पर है सरहप्पा। सरहप्पा का याद रखना है। फिर शिवसिंह सेंगर का कम ही पूछते हैं, गणपति चंद्रगुप्त का भी कम पूछते हैं, स्वयंभू का आपने भी याद रखना है, स्वयंभू को भी पूछा जाता है, अब्दुल रहमान का भी पूछा जाता है, और राजा मुंज का भी पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस कवि को हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना गया है? तो ये राजा मुंज को माना गया है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इसका भी ध्यान रखना है आपने। ठीक है ना, ये है अत्यधिक पूछे जाने वाले प्रश्न। इसके पश्चात आप बाकी सभी को भी याद रखना है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, सर्वमान्य रूप में राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा स्वीकृत सिद्ध कवि सरहप्पा या सरहपाद को हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना गया है। तो ये सर्वमान्य मत है, क्योंकि धीरे धीरे जितनी ज़्यादा खोजबीन हो रही है उससे पता चल रहा है कि जो राहुल सांकृत्यायन का मत था कि सरहप्पा या सरहपाद हिंदी के सर्वप्रथम कवि थे, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जो सरहप्पा है, इनकी रचना भी मिल जाती है, बाकी जो कवि होंगे उनकी जो कम ही रचना देखने को मिलेगी, या अगर मिलेगी तो वो बाद के कवि होंगे जिनकी रचना देखने को मिलती है।
ठीक है। सरहपा की रचना क्या है? दोहा कोश, इसका भी ध्यान रखना आपने, ये भी महत्व। तो गाइस यहाँ पर आप हमारी टीम द्वारा लॉन्च की गई PDF को भी ले सकते हो। ये जितनी भी PDF हैं ये सभी उत्कृष्ट श्रेणी की है। इनमें सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस नज़रिए से ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। यहाँ पर आपको 2 PDF दी जाएंगी। इनमें जो पहली होगी उसमें आपको 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, ये सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जो दूसरी होगी इसमें आपको 1000 प्लस वन लाइनर प्रश्न मिलेंगे। वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण है ये सर्वमान्य है। अधिकतर जो यहाँ पर नामकरण किए गए हैं सब जगह ये माने जाते हैं, कुछ एक को छोड़कर। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन से सर्वमान्य है, कौन से नहीं है, उन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है ये हिंदी साहित्य में अपना सर्वोच्च स्थान रखता है। इसे सब जगह मान्यता प्राप्त है। इसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन्हें बता देता हूँ। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ से अवश्य प्रश्न बनता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसे किया गया था नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। इसके पश्चात हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 में इसे प्रकाशित किया गया था। याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर कब किया गया था? 1929 में। इसके पश्चात जो आगे महत्वपूर्ण टॉपिक है तो वो है जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसमें 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। संख्या है 1000। आगे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिवसिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह कहा गया है। याद रखना, आपसे विकल्प में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा इतिहास ग्रंथ है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविवृत्त संग्रह नहीं कहा गया है। जो होंगे तो उसमें होगा शिवसिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ को। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो इतिहास ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वो किस प्रकार का है? तो ये विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। तो कुछ ये मैंने आपको तथ्य बता दिए, इनको आपको याद रखना है। तो चलिए आगे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है जिसमें इन्होंने काल विभाजन और नामकरण किया गया है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने आदिकाल को नाम दिया था तो वो दिया गया था वीरगाथा काल। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? तो ये दिया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। उसके पश्चात जो पूर्व मध्यकाल, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा है। ये भी सर्वमान्य है सिवाय वीरगाथा काल के। तो जो उत्तर मध्यकाल है इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। ये भी सर्वमान्य है, इसे भी सब लोग रीतिकाल ही कहते हैं। उसके पश्चात जो आधुनिक काल है इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है। यहाँ पर आपको 2 याद रखने हैं नाम, कौन कौन से? एक तो आपको वीरगाथा काल नाम रखना है याद, जो आदिकाल के लिए कहा गया है, और दूसरा जो गद्य काल, ये इन्होंने आधुनिक काल के लिए नामकरण किया गया है। इसके पश्चात जो इन्होंने काल विभाजन किया है वीरगाथा काल का, तो ये किया था इन्होंने संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रमी तक। इसके पश्चात जो भक्ति काल के लिए इन्होंने नामकरण किया था तो वो था संवत 1375 से लेकर 1700 विक्रमी तक। इसके पश्चात जो रीति काल के लिए किया था तो वो किया गया था संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक। और जो सबसे अंत में है गद्य काल, तो इसको इन्होंने 1900 संवत 1900 से लेकर 1984 विक्रमी तक किया था। तो कई बार ये सीधा प्रश्न भी बनता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने भागों में विभक्त किया था? तो ये किया था 4 भागों में। कौन कौन से? वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीतिकाल और गद्य काल, ये इनके 4 प्रमुख भाग थे। आगे जो हम डिस्कस करेंगे तो वो करेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन एवं नामकरण को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन्होंने भी स्पष्ट अपने इतिहास ग्रंथ को 4 भागों में विभक्त किया था। तो वो कौन कौन से हैं? तो जो पहला होगा तो वो था प्रारंभिक काल। इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। इसके भी इन्होंने 2 भाग किए हैं। पहला है संधि काल, उसके पश्चात है चारण काल। एक बार जो कॉलेज कैडेट की परीक्षा हुई थी हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर ये प्रश्न बना था कि जो आदिकाल को चारण काल नाम किसने कहा था? तो वो कहा था
विकल्प के अनुसार वो सही होना था राम कुमार वर्मा ने। तो यहाँ पर देखिए चारण काल इन्होंने नाम दिया है आदिकाल को, उसी का एक ये भाग है। उसके पश्चात आता है इनका भक्ति काल, उसके पश्चात रीतिकाल और सबसे अंत में आधुनिक काल। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पैटर्न था उसी को इन्होंने भी फॉलो किया है। तो चलिए इनके जो काल विभाजन का समय है उसे भी देख लेते हैं। जो प्रारंभिक काल था इन्होंने उसे दो भागों में विभाजित किया है, संधि काल और चारण काल। जो संधि काल का समय था ये था संवत 750 से लेकर 1000 विक्रमी तक। उसके पश्चात जो चारण काल था इसका समय इन्होंने बांटा है संवत 1000 से लेकर 1375 तक। तो इसके पश्चात जो दूसरा है भक्ति काल, इसका समय इन्होंने रखा है संवत 1375 से लेकर 1700 विक्रमी तक। और जो रीतिकाल है इसे इन्होंने संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक रखा है। और तो जो आधुनिक काल है इसे इन्होंने संवत 1900 से लेकर संवत 1900 विक्रमी से लेकर अभी तक कंटिन्यू रखा है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर अभी तक आपने इसके बाकी टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको वो के हिंदी साहित्य के इतिहास में जिन्होंने वर्णन किया है 12 ग्रंथों का, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में वर्णन किया है। तो सबसे पहले जो कुछ संक्षिप्त वर्णन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आपको करवा देता हूँ। तो सबसे पहले जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका जो प्रकाशन किया गया था ये किया गया था नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। आपको ये याद रखना है, यहाँ से अवश्य प्रश्न बनता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसका प्रकाशन किस संस्था के द्वारा या किस सभा के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। और जो इसका प्रकाशन वर्ष था ये क्या था, तो ये था 1929। तो जब 1929 में इसका प्रकाशन किया गया था उस समय यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर प्रकाशित हुआ था। याद रखना है किसकी भूमिका के तौर पर प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर, ठीक है ना जी। उसके बाद जो मतलब ये स्वतंत्र रूप से आई थी 1929 में ही। जो इसके पश्चात कभी ये प्रश्न भी बनता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसका परिवर्धित या संशोधित संस्मरण कब प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था 1940। 1940 में हिंदी साहित्य का इतिहास का परिवर्धित या संशोधित संस्करण प्रस्तुत हुआ था। आगे जो है कुछ तथ्य ये भी हैं कि जो हिंदी शब्द सागर है इसके निर्माण में कितने विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान था, तो ये था 3 विद्वानों का। कौन कौन से थे, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और तीसरे थे रामचंद्र वर्मा। तो ये तीनों हिंदी शब्द सागर की प्रकाशन या इसके विकास के लिए महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते हैं। इसको भी आपने याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है। इसके पश्चात जो अन्य तथ्य हैं तो उनमें है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसमें कितने कवियों का या कितने लेखकों का जिक्र किया गया है, तो इसमें 1000 कवियों या लेखकों का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है और बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। आगे कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो कवियों और लेखकों की रचना शैली का वर्णन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस आधार पर किया गया है, तो ये किया है वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर। आगे ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इन्होंने अपने इतिहास की सामग्री को कहाँ से ग्रहण किया था, तो ये किया गया था मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी और ब्रजमाधुरी सार। कौन कौन से ग्रंथ है, तो ये 4 ग्रंथ। पहला है मिश्र बंधु विनोद, दूसरा है हिंदी कोविद रत्नमाला, तीसरा है कविता कौमुदी और चौथा है ब्रजमाधुरी सार। तो ठीक है ना, इनको भी याद रखना है आपने। और इनके जो रचनाकार का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। जो मिश्र बंधु विनोद है इसके रचनाकार हैं मिश्र बंधु। इसके पश्चात जो हिंदी कोविद रत्नमाला है तो इसके रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। तीसरे हैं कविता कौमुदी, इसके रचनाकार होंगे रामनरेश त्रिपाठी। और जो चौथा है ब्रजमाधुरी सार तो इसके रचनाकार होंगे वियोगी हरि। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे भी थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी मैं बता देता हूँ। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने अपने इतिहास में 900 वर्षों के इतिहास का वर्णन किया है। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बहुत सी परीक्षाओं में बनता है। प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने वर्षों के इतिहास का वर्णन किया है, तो ये किया है 900 वर्षों के इतिहास का वर्णन। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि कितने सुस्पष्ट कालखंडों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को बांटा है, तो ये बांटा था
4 कालखंडों में। तो ये कौन कौन से कालखंड है इनका भी आपको जिक्र करवा देता हूँ। पहला था वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, ना कि आदिकाल। याद रखना इसे भी, क्या कहा है? वीरगाथा काल। तो इसका समय था 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। इसके पश्चात था भक्ति काल। इसका क्या समय था? विक्रम संवत 1375 से लेकर विक्रम संवत 1700 तक। इसके पश्चात था रीतिकाल। ये प्रश्न भी बनता है दोस्तों कई बार कि जो रीतिकाल को सबसे पहले रीतिकाल नाम किसने दिया था? तो ये दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो जो रीतिकाल का समय खंड है ये है विक्रम संवत 1700 से लेकर विक्रम संवत 1900 तक। इसके पश्चात है गद्दी काल। इसके पश्चात जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे तो उनमें है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 अक्टूबर 1884 को। तो याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1884 को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। इसके पश्चात जो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 फरवरी 1941। इसे भी याद रखिएगा, 2 फरवरी 1941 को मृत्यु हुई थी और 1884 में इनका जन्म हुआ था। तो इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उन्हें भी देख लेते हैं। प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले तो इनका आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष कब कब हुआ था? तो पहला हुआ था 1929 में और दूसरा जो मतलब संशोधित इनका प्रकाशन हुआ था तो ये 1940 में हुआ था। और जो दूसरी प्रमुख रचना है तो ये है रसमीमांसा, ये सैद्धांतिक समीक्षा है। तीसरी है गोस्वामी तुलसीदास। चौथी है महाकवि सूरदास, ये व्यवहारिक समीक्षा है। और चौथी है चिंतामणि, इसके जो 4 भाग अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं और ये निबंध संग्रह है। और चौथा है जो छठा है तो ये हो जाएगा विश्व प्रपंच। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य संग्रह का नाम बताइए। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इनके काव्य संग्रह का नाम है मधुस्रोत। याद रखिएगा दोस्तों क्या है? मधुस्रोत। आगे है इन्होंने जो संपादन कार्य भी किया है। तो इनके जो संपादन कार्य में क्या क्या इन्होंने संपादित किया था? तो पहला तो होगा जायसी ग्रंथावली और दूसरा है नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया था। तो आगे आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। तो जो हमारा मेन मुद्दा था कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल के नामकरण के लिए कितने ग्रंथों को शामिल किया था? तो ये किया था 12 ग्रंथों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कितने ग्रंथों को किया था दोस्तों शामिल? तो ये किया था 12 ग्रंथों को। और वे 12 ग्रंथ कौन कौन से थे? तो पहला है विजयपाल रासो, दूसरा है हमीर रासो, तीसरा है पृथ्वीराज रासो, चौथा है परमाल रासो, पांचवा है बिसलदेव रासो, छठा है खुमान रासो, सातवां है कीर्तिलता, आठवां है कीर्ति पताका और नौवां है विद्यापति की पदावली और 10वां है जयचंद्र प्रकाश, 11वां है जयमयी जस चंद्रिका और 12वां है खुसरो की पहेलियाँ। तो चलिए आगे मैं आपको थोड़े से और तथ्य बता देता हूँ। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने अपने इन 12 ग्रंथों को भी 2 भागों में विभाजित किया है। किस प्रकार से 2 भागों में विभाजित किया है? जो पहली जो इन्होंने एक को तो माना है साहित्यिक पुस्तकें। क्या माना है? एक को साहित्यिक पुस्तकें माना है और दूसरे को माना है देशभाषा पुस्तकें या देशभाषा काव्य। जो साहित्यिक पुस्तकें हैं इसमें इन्होंने 4 पुस्तकों को शामिल किया है और जो देशभाषा काव्य है इसमें इन्होंने 8 पुस्तकों को शामिल किया है। जो साहित्यिक पुस्तकें हैं उन्हें देख लेते हैं वे कौन कौन सी हैं। तो पहली तो होगी इसमें विजयपाल रासो। याद रखिएगा पहली है विजयपाल रासो, दूसरी है हमीर रासो, तीसरी है कीर्तिलता और चौथा है कीर्ति पताका। तो यहाँ पर मैं आपको इसको मार्क करके बता देता हूँ। तो देखिए पहला होगा विजयपाल रासो, दूसरा है हमीर रासो, तीसरा है कीर्ति पताका और चौथा है कीर्तिलता। जो ये 4 हैं इनको इन्होंने साहित्यिक पुस्तकें माना है। तो इनकी संख्या है 4। इसके पश्चात जो बाकी बचती हैं ये सभी देशभाषा काव्य की पुस्तकें होंगी और इनकी संख्या 8 होगी। कौन कौन सी हैं ये? तो एक हो जाएगी यहाँ पर पृथ्वीराज रासो, दूसरा है परमाल रासो, तीसरी होगी बिसलदेव रासो, चौथा होगा खुमान रासो, पांचवा होगा यहाँ पर विद्यापति की पदावली, छठा होगा जयचंद्र प्रकाश, सातवां होगा जयमयी जस चंद्रिका और आठवां होगा खुसरो की पहेलियाँ। इसको भी याद रखना, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ और बातें भी बता देता हूँ कि जो
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तकें हैं, इनमें कौन कौन सी वीर साहित्य की पुस्तकें हैं या वीर रस की पुस्तकें हैं और कौन कौन सी श्रृंगार रस की पुस्तकें हैं। जो विजयपाल रासो है ये है आपकी वीर साहित्य की पुस्तक। हमीर रासो ये भी वीर साहित्य की पुस्तक है। कीर्तिलता ये भी वीर रस या वीर साहित्य की पुस्तक है। कीर्ति पताका ये भी वीर रस की पुस्तक है। इसके पश्चात खुमान रासो ये भी वीर रस की पुस्तक है। और जो बिसलदेव रासो है, बिसलदेव रासो ये वाली पुस्तक है आपकी, ये हो जाएगी श्रृंगार रस की पुस्तक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी, इसको भी याद रखना है। बाकी जो पृथ्वीराज रासो ये भी वीर रस की पुस्तक है। जयचंद्र प्रकाश ये भी वीर रस की पुस्तक है। जयमंक जसचंद्रिका ये भी वीर रस की पुस्तक है। परमाल रासों का अन्य नाम है आला खंड या आला, ये भी वीर रस की पुस्तक है। इसके पश्चात जो खुसरो की पहेलियाँ हैं, यह पहेलियाँ या मनोरंजन की पुस्तक है। और जो विद्यापति पदावली है, विद्यापति पदावली, यह भी आपकी श्रृंगार रस की पुस्तकें हैं। इनकी जो ये 12 पुस्तकें हैं, इनमें सिर्फ 3 पुस्तकें ऐसी हैं जो वीर रस की नहीं हैं, बाकी सभी वीर रस की हैं। तो इस प्रकार आपको ये याद रखना है, ये आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा कौन कौन कैसी है, किस। वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आप किसी भी हिंदी साहित्य के एग्ज़ाम को लीजिए, वहाँ पर नामकरण से संबंधित एक ना एक प्रश्न अवश्य आता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने पिछली वीडियो में भी आदिकाल के नामकरण को डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो आज की वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे रीतिकाल के नामकरण के बारे में। किस किस कवि ने इसे क्या क्या नाम दिया है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं। जो रीतिकाल है, इसे अलंकृत काल नाम किसने दिया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो रीतिकाल का समय माना जाता है, ये माना जाता है 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक। आपको ये याद रखना है कब से कब तक इसका समय क्या माना जाता है। 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। और जो यहाँ से दूसरा प्रश्न जो बनता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक किसे मानते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं चिंतामणि को। चिंतामणि ने, जो रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को अखंड परंपरा के अंतर्गत चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। अगर कालक्रम की दृष्टि से देखें तो कृपाराम आते हैं। इसके पश्चात जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो डॉक्टर नगेंद्र है, इन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, इन्होंने माना है केशवदास को। इन्हीं तथ्यों को भी आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो मिश्र बंधु है, इन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत सी परीक्षाओं में से पूछा जाता है। इसके पश्चात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया था। महत्वपूर्ण है ये, बहुत सी परीक्षाओं में से पूछा जाता है। इसके पश्चात जो दूसरा है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था, तो ये दिया गया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है, रीतिकाल को कलाकाल नाम किसने दिया था। तो जो रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया गया था 2 रचनाकारों के द्वारा। पहले तो थे रमाशंकर शुक्ल रसाल, उसके पश्चात दूसरे थे जिन्होंने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। याद रखिएगा, ये 2 थे विद्वान जिन्होंने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया था। आगे हैं जो डॉक्टर भगीरथ मिश्र थे, इन्होंने रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल नाम दिया था। तो यह भी महत्वपूर्ण है, बहुत सी परीक्षाओं में इसे भी पूछा जाता है। इसके पश्चात जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, इन्होंने रीतिकाल को नाम दिया था दी आर्स पोइटिका। क्या नाम दिया था, दी आर्स पोइटिका। किसको, रीतिकाल को ये नाम ग्रियर्सन ने दिया था। कई बार आपसे ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो ग्रियर्सन थे, इनका पूरा नाम क्या था।
इनका पूरा नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसको भी आपने कहीं लिख के रखना है, इस तरह के तथ्य बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आगे है एडविन ग्रीव्स। इनके द्वारा रीतिकाल को क्या नाम दिया गया था? तो ये दिया गया था एलाबोराइज्ड पीरियड। तो इसे भी याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। एलाबोराइज्ड पीरियड किसके द्वारा रीतिकाल को नाम दिया गया था? एडविन ग्रीव्स के द्वारा। आगे है डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। इनके द्वारा नाम दिया गया था साहित्य शास्त्री काल। आगे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनके द्वारा दिया गया था कलाकाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा भी कलाकाल ही नामकरण दिया गया था। तो इसके पश्चात ये नाम भी पूछा जाता है कि जो रीतिकाल को अंधकार काल नाम किसने दिया गया था? तो ये दिया गया था डॉक्टर त्रिलोचन के द्वारा। यह भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके पश्चात जो आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता देता हूँ कि जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था और इसमें इन्होंने रीतिकाल अर्थात इन्होंने वैसे तो रीतिकाल को रीतिकाल कहा था, पर इन्होंने श्रृंगार काल कहा था रीतिकाल को। इन्होंने इसे 3 भागों में विभाजित किया था और वे कौन कौन से भाग थे? एक था रीतिवद, दूसरा था रीतिसिद्ध और तीसरा था रीतिमुक्त। तो यहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इत्तीत, इसमें इन्होंने इसका क्रमबद्ध तरीके से विभाजन भी किया। कभी भी आपने हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा दी होगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि अवश्य राम काव्य धारा या कृष्ण काव्य धारा इससे संबंधित एक प्रश्न बनता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपके समक्ष हम ये सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। जल्द ही हम आपके समक्ष बाकी सीरीज़ को भी लेके आएंगे, जिसके अंतर्गत होंगे सूफी काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, इनके बारे में भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जो आज की वीडियो है इसे शुरू करते हैं। तो जो राम काव्य परंपरा के अंतर्गत प्रमुख कवि आते हैं, सबसे पहले उनमें नाम आता है तुलसीदास जी का। इसके पश्चात होंगे रामानंद, इसके पश्चात होंगे विष्णुदास, आगे है अग्रदास, ईश्वरदास, मुनि लावण्य, ब्रह्म जिनदास, ब्रह्म नारायणमल, रामचरण दास, प्राणचंद चौहान, माधवदास चारण, हरिदेराम, लालदास, नरहरि बापट, नावादास, इनका अन्य नाम है नारायण दास, प्रियादास, बेनी माधवदास, माधवदास जगन्नाथी, परशुराम देव, चंद्रिका प्रसाद दीक्षित, बलदास, बाल भक्ति। ये जो बलदास और बाल भक्ति है ये भी राम काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक गिने जाते हैं। आगे है रामप्रिया शरणा, रामप्रिया शरण, जानकी रसिक शरण, कलानिधि, महाराज विश्वनाथ सिंह, जाखू मणियार, ललकदास, गुरु गोविंद सिंह, जानकी रसिक शरण, जनकराज किशोरी शरण, भगवंत राय खींची, नवल सिंह, रसिक अली, सरजू राम पंडित, कृपा निवास, मधुसूदन, जानकी शरण, बाल अली जू, गोकुलनाथ, मनियार सिंह, गणेश कवि, केशवदास, हरिदेराम, सेनापति और कपूरचंद त्रिखा। तो ये कुछ कवि थे जो राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे कहीं पर नोट भी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लेकर उसे कंटिन्यू रिवाइज करते रह सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से अवश्य लाभ हुआ होगा। तो ठीक है, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, यहाँ पर आप हमारी टीम द्वारा लॉन्च की गई PDF को भी ले सकते हो। ये जितनी भी PDF हैं ये सभी उत्कृष्ट श्रेणी की है। इनमें सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस नज़रिए से ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। यहाँ पर आपको 2 PDF दी जाएंगी। इनमें जो पहली होगी उसमें आपको 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, ये सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जो दूसरी होगी इसमें आपको 1000+ 1 लाइनर प्रश्न मिलेंगे।